आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल मैथ विद अदन में। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एवरेज यानी कि औसत। और ये जो आपको सवाल स्क्रीन पर दिख रहा है ये है अभी जो परीक्षा हुई है हमारी GDS2 PA, उसमें औसत का ये पहला प्रश्न था कि 21 कर्मचारियों का औसत 64 kg दर्ज किया गया। यदि अध्यक्ष का भार जोड़ दिया जाए तो औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। अध्यक्ष का भार ज्ञात कीजिए। यानी कि ये पूछ रहा है कि अध्यक्ष का भार या वजन, यानी कि अध्यक्ष कितने किलोग्राम का था जिसने 21 लोगों के औसत में 1 किलोग्राम की वृद्धि कर दी। यानी कि उनका जो औसत था वो 64 से 65 कर दिया। तो ये तो निश्चित ही है कि वो कम से कम 64 किलोग्राम का तो होगा ही। क्यों? क्योंकि जो औसत में वृद्धि हुई है वो 64 किलोग्राम से ज़्यादा की हुई है। यदि कम की होती तो ये कहा जा सकता कि 64 किलोग्राम से कम होगा, लेकिन उसने किया क्या है कि 1 किलोग्राम की उसने क्या कर दी है, वृद्धि कर दी है। तो हम ये मान लेते हैं कि वो व्यक्ति 64 किलोग्राम का है। कितना है? 64 किलोग्राम का। और ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रश्न में ये और कह रहा है कि अध्यक्ष का भार जोड़ दिया जाए। यानी कि पहले कर्मचारी 21 थे और अध्यक्ष को और जोड़ दिया जाए, एक अध्यक्ष को और जोड़ दिया तो ये कितने हो गए? 22। यानी कि वो खुद सम्मिलित हो गया तब कितने हो गए? 22। यानी कि अब 22 जो कर्मचारी हैं उनका औसत 1 किलोग्राम और बढ़ जाता है। तो यानी कि एक कर्मचारी का कितना बढ़ता है? 1 किलो। तो 22 कर्मचारियों का कितना बढ़ जाएगा? 22 किलो। यानी कि 22 गुणा 1 बराबर 22। यानी कि कितना? 22 किलो और बढ़ जाएगा। तो ये कितना किलोग्राम का था? 22 और 64 आपके हो जाएंगे, ये कितना था? 46 किलोग्राम का। यदि प्रश्न में यह कह दिया जाता कि 21 कर्मचारियों का औसत 64 kg दर्ज किया गया और अध्यक्ष के जोड़ने से, अध्यक्ष का भार और जोड़ने से उसके औसत में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, तो यहाँ पे कर्मचारी कितने थे आपके? 21 और 1 22। और 2 किलोग्राम की यदि वृद्धि होती है तो यहाँ 2 किलोग्राम का गुणा हो जाएगा, यानी कि 44। अब 44 किलोग्राम इसमें बढ़ जाता तो ये कितने किलोग्राम का हो जाता आपका? 8। ये हो जाता आपका 64 में 44 और जोड़ दीजिए तो आपका हो जाएगा 108 किलोग्राम का। यानी कि ये व्यक्ति कितने किलोग्राम का हो जाता? 108 किलोग्राम का होता, तब 22 लोगों के औसत में 1 किलोग्राम की वृद्धि कर देता। यदि ये कह दिया जाता कि औसत में 3 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है तो 66 और जुड़ जाते। क्यों? कि 22 जो लोग हैं उनका 3 किलोग्राम प्रत्येक का वजन बढ़ता तो कितना बढ़ जाता? 66 किलोग्राम। तो इसका आपका आंसर जो होगा वो कितना होगा? 86 किलोग्राम होगा। ये हमारा प्रश्न नंबर 2 है, जो पहले प्रश्न था उससे थोड़ा हटके है। इसमें यह कहा गया है कि 10 व्यक्तियों की औसत वजन में, 10 व्यक्तियों के औसत वजन में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है जब उनमें से 25 किलोग्राम वजन वाले व्यक्ति के स्थान पर कोई नया व्यक्ति प्रतिस्थापित किया जाता है। पहले प्रश्न और इस प्रश्न में यह अंतर है कि पहले यह कहा गया था कि एक नए व्यक्ति, यानी कि उसमें कहा गया था अध्यक्ष के आ जाने पर, यानी कि जब अध्यक्ष आ जाता है तो उसमें 21 थे और एक अध्यक्ष और आ गया तो ये 22 कर्मचारी हो गए या व्यक्ति हो गए। इसी तरह इसमें क्या है कि पहले कितने थे? 10, और एक कर्मचारी के चले जाने से तो कर्मचारी कितने रह गए? एक घटाने के बाद 9। कितने कर्मचारी रह गए? 9। फिर एक उसके स्थान पर आया है तो 9 रे कितने कर्मचारी हो गए? 10। यानी कि कर्मचारी कितने रहे या व्यक्ति कितने रहे? 10 ही रहे। तो 10 व्यक्तियों के औसत वजन में कितनी वृद्धि हो जाती है? 2 किलोग्राम की। और
जो जाता है व्यक्ति वो कितने किलोग्राम का होता है, 25 किलोग्राम का। तो एक बात तो तय है कि जो व्यक्ति आया है वो आपका 25 किलोग्राम का तो होगा ही। कितना होगा, 25 किलोग्राम का तो होगा ही। और वो इतना वजनीक और है, कितना वजनीक है कि वो 10 व्यक्तियों के औसत वजन में 2 किलोग्राम की वृद्धि कर देता है। तो जब 10 व्यक्तियों 10 ये व्यक्ति हैं और 2 किलोग्राम की वृद्धि करेगा प्रत्येक के में, तो उसका वजन कितना, तो कितने की वृद्धि कर देगा, 20 किलोग्राम की और वृद्धि कर देगा। यानी कि 10 लोगों का वजन जब 2 किलोग्राम बढ़ाएगा तो वजन कितना बढ़ जाएगा, 20 किलोग्राम। तो 25 धन 10 गुणा 2, यानी कि आपका ये आएगा 25 धन 20, यानी कि 45। और वो व्यक्ति कितने किलोग्राम का है जो नया आया है, वो 45 किलोग्राम का है। तो दोनों में फर्क समझ लीजिए। प्रश्न को कभी इस तरह भी दे दिया जाता है, क्योंकि मैंने देखा है एक दो परीक्षा जो पिछली हुई है उसमें इस तरह का प्रश्न दिया हुआ था, जैसे 10 व्यक्तियों के औसत आय में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है और उसके स्थान पर नया व्यक्ति आता है। और कभी कभी अभी जो प्रश्न दिया है कि एक व्यक्ति और बढ़ जाता है, तो जब व्यक्ति बढ़ जाएगा तो उसका वजन जब बढ़ेगा तो उसमें एक जोड़ के गुणा करेंगे। यहाँ पे जैसे एक और बढ़ जाता तो यहाँ पे 11 गुणा 2 होता, तब इसमें कितना जुड़ता, 22। तो थोड़ी सी गलती हम पे प्रश्न को समझने में परीक्षा में यही गलती हो जाती है कि ये प्रश्न में व्यक्ति बढ़ा है या नहीं बढ़ा है, जबकि पिछली बार प्रश्न इस तरह के पूछे गए थे लेकिन अब की बार इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसमें कुछ जो हमारे साथी थे उन्होंने, कुछ लोगों ने भूल कर दी होगी, मैं ये नहीं कहता बहुत से लोगों ने की है, लेकिन कुछ लोगों ने भूल कर दी होगी क्योंकि उन्होंने पहले के तरीके पे प्रश्न को सॉल्व कर दिया होगा। हमारा यहाँ प्रश्न नंबर 3 है और ये अभी जो परीक्षा हुई है GDS 2PA उसमें ये औसत का प्रश्न नंबर 2 है। ऐसा नहीं है कि सवाल नंबर उसमें 2 है, परीक्षा के जो पेपर है उसमें, यानी कि परीक्षा में ये औसत का दूसरा सवाल है। मात्र केवल औसत से संबंधित 2 ही सवाल पूछे गए थे और 2 ही लगभग अच्छे लेवल के थे, ज़्यादा इजी नहीं थे। ये भी नहीं कहा जा सकता कि ज़्यादा टफ थे। एक स्कूल के 1 से 32 छात्रों के अंकों का औसत 40 है। कितना है औसत, 40। यदि उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का औसत 42 तथा अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का औसत 20 हो तो उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि जो इन टोटल संख्या है वो उसने कितनी दे रखी है आपकी, 1 से 32, और जो पास हुए हैं उनका औसत दे रखा है 42, और जो फेल हुए हैं उनका औसत दे रखा है आपका 20। तो ये पूछ रहा है इसमें से आप बताइए कि कितने लोग, वो कितने छात्र उत्तीर्ण हुए। तो कुल टोटल छात्र कितने हैं, कुल कितने हैं, कुल छात्र कितने हैं, कुल छात्र जो हैं वो आपके हैं 132। कितने हैं, 132। यदि हमें इनके बीच में एक रेशियो पता लग जाए, यानी कि इनका जो रेशियो है वो पता लग जाए तो हमें बहुत आसान हो जाएगा इस सवाल को सॉल्व करने में। तो हम रेशियो के लिए एक युक्ति अपनाते हैं, जैसे मिडिल में जो दी होती है संख्या, यानी कि 40 है दोनों का जो बीच की संख्या दी होती है उसको हम क्या करते हैं, बीच में लिख लेते हैं। तो ये हो गया 40। अब उत्तीर्ण होने वाले जो छात्र हैं उनका औसत कितना है, 42। यहाँ हम इस तरह लिख लेंगे 42। और अनुत्तीर्ण होने वाले उनका औसत कितना है, 20। यानी कि अनुत्तीर्ण होने वाले जब 20 हैं तो उत्तीर्ण होने वालों का औसत कितना हो जाएगा आपका 20। 40 में से 20 जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 20। और अनुपात का यहाँ निशान लगा लेते हैं, रेशियो का निशान लगा लेते हैं। और यदि ये 40 छात्र हैं और 42 अगर पास हुए हैं तो फेल कितने हुए होंगे, 20। 2 कितने फेल हुए होंगे, 2। तो ये तो होंगे आपके क्या, पास, क्योंकि फेल, जब फेल 20 है तो पास 40। और जब 40 का औसत है और
पास कितने हुए 42, तो फेल कितने हुए होंगे 2। तो ये औसत आपका ये किसका है फेल वालों का। तो पास छात्र अनुपात फेल छात्र, ये कितने हो जाएंगे 20 अनुपात आपका कितना 1। अब 20 अनुपात 2। अब हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 20 अनुपात आपका ये कितना है 2 है, तो इसको हम 10 अनुपात 1 भी लिख सकते हैं। यानी कि अब हमको क्या मालूम हो गया अनुपात मालूम हो गया। यानी कि जो अनुपात है वो कितना है हमारा 10 अनुपात 1 है। यानी कि इस तरह मान लीजिए कि 10 छात्र पास हुए तो एक छात्र फेल हुआ है, क्योंकि जो औसत मिला है हमें वो कितना मिला है 10 अनुपात 1 का अनुपात। तो टोटल छात्रों का जो अनुपात होगा वो हमारा कितना हो जाएगा 11। कितना हो जाएगा 11। 10 और 1 11 हो जाएगा। अब हमें निकालने के कौन से हैं पास होने वाले निकालने हैं। तो 132 गुणा कितना करेंगे हम 10 और बट्टे कितना कर देंगे 11। यानी कि ये क्या निकल आएगा आपका पास होने वाले छात्रों की संख्या निकल आएगी। कैसे निकालें 11 एकम 11 और 11 एक बचेगा 11 दूनी 22, यानी कि 12 गुणा 10, यानी कि ये आपका हो जाएगा 22 और इसका उत्तर वो ये हो जाएगा आपका 120। यानी कि छात्र कितने पास हैं उत्तीर्ण होने वाले कितने हैं 1 से 20 और अनुत्तीर्ण होने वाले कितने हैं आपके। अब बाकी जो रहेगा ये कितने बच गए 1 से 20, यानी कि अब रहेगा ये आपके 22, यानी कि 22 छात्र कितने हो जाएंगे अनुत्तीर्ण होने वाले हो जाएंगे। तो एक बार फिर समझ लेते हैं, हम इनका औसत निकाल लेते हैं। पास होने वाले हैं 42, तो फेल होने वाले कितने हो जाएंगे 2। पास होने वाले हैं 20, तो शेष कितने बच जाएंगे। फेल होने वाले हैं 20, तो पास होने वाले बच जाएंगे 20। 40 में से अगर 20 को जाएंगे तो 20 बच जाएंगे। तो पास की संख्या कितनी हो जाएगी 20 और फेल की कितनी हो जाएगी 2। इनका जो हमें रेशियो पता लग गया वो इस तरह पता लगा है कि 20 छात्र पास होते हैं तो 2 छात्र फेल होते हैं, और इनका जो अनुपाती योग हो जाएगा जो शॉर्ट में करना तो इसे 10 अनुपात 1 भी कह सकते हैं। और कुल कितना अनुपात हो जाएगा इनका 11। अब 1 से 32 में कितने पास हैं, तो पास वाले कहाँ हैं ये हैं पास, और फेल वाले कहाँ हैं ये हैं। तो पास होने वाले 132 गुणा 10 बट्टे 11। अब आप ऐसे करके देख लीजिए 132 फेल होने वाले, तो फेल होने वाला 1 है बट्टे 11 कर लीजिए, ये आपका कितना आ जाएगा 12। हाँ ये आपका आ जाएगा 12। सॉरी वो हम कह गए थे कि 22 बचे, 22 नहीं सॉरी 12 बचे। तो फेल होने वाले कितने हो जाएंगे यहाँ से 12 गुणा 1 बराबर 12। तो पास होने वाले कितने हो जाएंगे 120 और फेल होने वाले कितने हो जाएंगे 12। तो पास होने वालों की संख्या कितनी हो जाएगी 120 और फेल होने वालों की संख्या 12 हो जाएगी। ये हमारा प्रश्न नंबर 4 है। 10 विद्यार्थियों की औसत आय 15 वर्ष है। जब 5 नए विद्यार्थी शामिल हो जाते हैं तो औसत आय में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है या बढ़ जाती है। नए विद्यार्थियों की औसत आय वर्षों में ज्ञात कीजिए। तो पहले कितने विद्यार्थी थे 10 विद्यार्थी, औसत आय कितनी थी 15 वर्ष। तो इनका जो वजन होगा इनकी जो आय होगी वो कितनी हो जाएगी 150। यानी कि 10 विद्यार्थियों की जो औसत आय होगी वो कितनी हो जाएगी 10 गुणा 15 यानी कि 150 वर्ष। कितनी हो जाएगी 150 वर्ष। अब वो कह रहा है कि 5 नए विद्यार्थी शामिल हो जाते हैं तो औसत आय में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। यानी कि पहले कितने विद्यार्थी थे 10 और फिर कितने और आ गए 15, तो विद्यार्थी कितने हो गए
वो सॉरी 5 विद्यार्थी और आ गए तो विद्यार्थी कितने हो गए 15। और औसत आय कितनी थी पहले 15, और एक और औसत आय में वृद्धि हो जाएगी तो ये कितनी हो जाएगी 16। यानी कि अब इनका वजन कितना हो जाएगा 15 गुणा जो आपका 16 होगा, 16 पंजे 80, 80 और 0 और 16 कम 16 और 8 24। यानी कि इनका जो औसत जो वर्ष होगी वो कितनी हो जाएगी 240 वर्ष। इनका जो 240 वर्ष हो जाएंगी। यानी कि अब घटा दीजिए किनका निकालने के लिए जो बाद वाले हैं, तो 240 माइनस 150 ये बचता है आपका 90। और 90 कितने लोगों की है 5 की, तो बट्टे कर दीजिए 5, यानी कि 18 पंजे 90। तो जो छात्र आए हैं उनकी औसत आय कितनी होगी 18 वर्ष होगी। यानी कि जो 5 विद्यार्थी आए हैं स्टूडेंट आए हैं उनकी औसत आय 18 वर्ष होगी। आपका ये प्रश्न नंबर 4 है। वो प्रश्न नंबर 5 है, रमेश ने अपनी 13 पारियों में 51 रन के औसत से रन बनाए। 14वीं पारी में उसने 149 रन बनाए। अब उसका औसत रन क्या है। यानी कि 13 पारियों में उसने कितने रन बनाए हैं 51 रन के औसत से। यानी कि ये जो 13 पारियों हैं इसकी 13 पारियों में उसने जो औसत है उसका 13 पारियों का वो कितना रहा है आपका जो इसका औसत है वो रहा है 51। अब बात आती है 13 पारियों के बाद 14वीं पारी की। तो 14वीं पारी में उसने कितने रन बनाए हैं 149। यानी कि अब समझने वाली बात यह है कि वो अगर 14वीं पारी जब खेलेगा तो 51 रन बनाता तो उसका औसत कितना रहता 51 ही रहता। लेकिन उसने 14वें पारी में कितने रन ज़्यादा बना दिए हैं, वो आपके ज़्यादा रन होंगे 149 माइनस 51, यानी कि 8 बचे, 14 में से 5 के 9 बचे। यानी कि उसने 14वीं पारी में कितने रन बनाए हैं अधिक 98 रन अधिक बनाए हैं। और पारी कितनी हो गई 13 के बाद 14 पारी हो गई उसकी। तो 14 पारी जब हो गई उसकी तो अब एक पारी के लिए कितने रन जुड़ेंगे, उसका एक पारी का औसत कितना बढ़ जाएगा। पारी 14 हो गई, रन कितने 98, 14 सत्ते 98। यानी कि उसका जो रन रेट होगा वो जो 51 औसत है उसमें 7 और जुड़ जाएगा। यानी कि 51 धन 7 बराबर कितना हो जाएगा 58 रन हो जाएगा। फिर समझ लीजिए एक बार 13 पारियों का औसत उसका कितना है 51 है। अब समझने वाली बात यह है कि यदि वो अपनी 14वें पारी में 51 ही रन बनाता तो उसका औसत बढ़ता नहीं, ये तो निश्चित हो जाता। लेकिन उसने 51 रन के स्थान पर कितने रन बना दिए 149। तो ज़्यादा कितने रन बना दिए उसने 98 रन ज़्यादा बना दिए। कब बना दिए 14वीं पारी में। तो प्रत्येक पारी का जो औसत बढ़ेगा वो कितना बढ़ेगा 98/14 यानी कि 7। तो पहले कितना था 51 और अब 7 और बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 58 रन। तो ये 58 रन अब उसका नया जो औसत होगा, नया जो औसत होगा वो आपका होगा 58 रन। तो वीडियो को यदि पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैंने देखा है कि भाई लोग कम लाइक करते हैं, कम शेयर करते हैं, कम सब्सक्राइब करते हैं। तो आप सभी से हम ये कहना चाहेंगे कि भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जहाँ तक हो सके शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि दूसरे लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके।